हाँ, दिल्ली में आने का इतना तो पड़ा कि इससे सत्ता तक क्या देश कम से कम यहाँ के सत्ता को पहुँचने के बाद भी उनके कान बंद रहेंगे, उनकी आंखें बंद रहेंगी, पर ये आवाज़ देश विदेश तक तो पहुँचेगी। अगर मैं दिल्ली ना आके छत्तीसगढ़ की पुलिस के आती होती तो आज मैं मारी जाती। क्या वहाँ पर अधिकारी क्या बोलता है, सुन तू दिल्ली भागी थी ना, दिल्ली में क्या है, सब यहाँ सरकार यहाँ से चलती है, दिल्ली को हम यहाँ से चलाते हैं, हम सरकार को चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम यहाँ से वो करते हैं। इनसे डरें जो लोग जो एकजुट की बुनियादों पे जी रहे हैं, ऐसे सरकार से डरें जो सरकार में कोई सच्चाई नहीं है, सत्ते में बैठे लोग भारत देश को ऐसा बनाएं। मैं उस देश की हूँ तो मैं डरूंगी कैसे। आप यहाँ आई हैं दिल्ली में, लगता है कि जो परिवार आपके साथ आए हैं उनको न्याय मिल पाएगा, यहाँ से आवाज़ पहुँच पाएगी सरकार के कानों तक, जो सत्ता में बैठी है उन तक पहुँच पाएगी आवाज़? हाँ, दिल्ली में आने का इतना तो पड़ा कि इससे सत्ता तक क्या देश कम से कम यहाँ के सत्ता को पहुँचने के बाद भी उनके कान बंद रहेंगे, उनकी आंखें बंद रहेंगी, पर ये आवाज़ देश विदेश तक तो पहुँचेगी, ये मुझे उम्मीद है। देश विदेश तक ये आवाज़ पहुँचेगी। और जैसा मेरे प्रताड़ना मेरी यातनाओं को पहुँचाया गया, वैसे ही गोमपाड़ के ये मुद्दे भी पहुँचेगा। और दूसरी बात, दिल्ली में ये बात कर रख के और वापस हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो इससे एक ताकत मिलेगी, और इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये उम्मीद मैं नहीं कर रही हूँ, पर एक बहुत बड़ी एक ताकत सिर्फ इनके लिए नहीं, गोमपाड़ वहाँ के बस्तर में रहने वाले उन आदिवासी को भी मिलेगा। और ये मिलेगा कि दिल्ली में जाकर अपनी बात रख के, आज गोमपाड़ के लोग आके बता के जा रहे हैं ना, कल और भी ऐसी घटना बहुत हुआ है, वो भी आएंगे, एक दौर चलेगा दिल्ली में। और सबसे बड़ा बात है, ये भी सवाल है ना कि सबसे पहले दिल्ली को ही क्यों चुना जाता है, दिल्ली में आया क्यों जाते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। पहले JNU की बातें होती थी कि JNU को बस्तर से जोड़ा जाता था, लेकिन क्यों, उसके पीछे बहुत बड़ा वजह है, क्योंकि हम जैसे लोग दिल्ली आए, दिल्ली आने से हम आज जिंदा हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं दिल्ली भाग के आई। अगर मैं दिल्ली ना आके छत्तीसगढ़ की पुलिस के आती होती तो आज मैं मारी जाती, पर मैं यहाँ की पुलिस के हाथों में पड़ी तो आज जिंदा हूँ। और यहाँ से कि बहुत लोगों ने आवाज़ उठाया, बहुत तरीके से कैंपिंग चला, सब चला, तो आज भी मेरे को न्याय कहाँ मिला है। बस एक केस को मैंने 12 साल तक लड़ा है, और वो मतलब कोर्ट में बाइज्जत रिहा किया गया, जिसने फर्जी केस मुझे बना के मेरे को जो मुकदमा चलाए उसमें बाइज्जत रिहा करे। अब जिन्होंने फर्जी केस बनाया है ना, उनके ऊपर तो केस लगनी चाहिए ना, वो केस तो नहीं लग रही है, लेकिन मेरे ऊपर जो गुप्तांगे पत्थर डाले तो उसका केस का कुछ नहीं हुआ, तो न्याय कहाँ मिला, न्याय नहीं मिला। लेकिन मेरे को ताकत मिली है, मेरे को लड़ने की, मेरे अंदर में वो ताकत पैदा हो गया है। मैं न्याय की भरोसा में उम्मीदों में नहीं बैठी हूँ, मैं अपनी ताकत पर भरोसा में बैठी हूँ कि मैं अपनी ताकत से और भी मेरे और आदिवासी साथ अत्याचार उसके लड़ने की एक ताकत दिल्ली के जाके बताने से वो आवाज़ पूरे देश विदेश तक गए, एक ताकत मिला। मैम, जो हिमांशु कुमार हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो पूरे इस मामले को देख रहे थे, आज ये मामला निकल कर सामने है, आपको लगता है कि आपके टाइम पे अगर वो होते तो इस तरह के मामले को और उजागर कर पाते? नहीं, ये तो हिमांशु सर ने किया, हुआ क्या था, मैं सबसे पहले बताने से बहुत बड़ा स्टोरी है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब मेरे को पुलिस मेरे भतीजा को पहले उठाई, उसके बाद फिर मुझे पुलिस ढूंढने लगी, पुलिस ढूंढने से मैं अपने ही गांव में छुप गई थी। फिर मुझे खबर मिला कि ऐसा मीडिया में फैला दिया कि नक्सल के सोनी सोड़ी ने SR से पैसा लेके नक्सल को देने का काम करती है। नक्सल को नाराज हो गए, नक्सल ढूंढने लगे सोनी सोड़ी, जहाँ कहीं भी उठाओ लाओ और हमारी जन अदालत में उसको पनिशमेंट दिया जाए। इधर नक्सल ढूंढ रही थी, इधर पुलिस ढूंढ रही, दोनों के बीच में मैं फंस गई थी। तो मैं हिमांशु सर को पढ़ के, वो मेरे गुरु है, मेरे को पढ़ाए हैं, तो तब उन्होंने कहा कि मैं बस्तर आके आपको बचा नहीं सकता, आप किसी भी तरह दिल्ली आओ। मैं दिल्ली आई, बड़े चुपते फिरते जैसा भी परिस्थिति से मैं दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद मैं यहाँ पर मेरा अरेस्ट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से अरेस्ट करके सकेत कोर्ट में मेरे को कोर्ट पेश किए, उसके बाद तिहाड़ जेल भेजे। तिहाड़ जेल भेजने के बाद फिर से छत्तीसगढ़ पुलिस आई, हमको दो, तब मैं तिहाड़ जेल के जज के सामने घुटना टिक के रोई थी, मेरे को वापस छत्तीसगढ़ मत भेजो। छत्तीसगढ़ भेजने से मेरे को बहुत निर्भरता के साथ ये लोग मारेंगे पिटेंगे, क्योंकि सलवा जुड़ों में महिलाओं के साथ क्या किया, हमारे आदिवासी के साथ क्या है मुझे पता है, मैं नहीं जाऊँगी छत्तीसगढ़, मेरे को तिहाड़ जेल में रख के मुकदमा चलाना। चला वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सकेत कोर्ट के जज के सामने घुटने टिक के गिड़गिड़ा कर जज ने क्या बोला पता है, आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरे अंडर में होके जा रहे हो, मेरे निगरानियों में जा रहे हो छत्तीसगढ़, एक करोच भी नहीं आएगा। आप क्यों नहीं मानते कोर्ट को, ऐसा आप विश्वास रखो, कोर्ट ऐसा नहीं करते, मैं कोर्ट में बैठा हुआ वो मतलब एक जज बोल रहा हूँ, ऐसे करके उन्हें बोले। तो मेरे को लगा सही बात है, कोर्ट की बात मानी। मैं गई, जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ इतना दी गई, मेरे करंट शॉट दिया गया, नी वस्त्र किया। वहाँ पर अधिकारी क्या बोलता है, सुन तू दिल्ली भागी थी ना, दिल्ली में क्या है, सब यहाँ सरकार यहाँ से चलती है, दिल्ली को हम यहाँ से चलाते हैं, हम सरकार को चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम यहाँ से वो करते हैं, ये हमको बोला गया। तो इस तरह से चीज़ें
होती है, तो इसमें क्या होगा। उसके बाद इतना मारे पीटे, जेल के अंदर डाले। उसके बाद मैं सोचते रही, जो मेरे साथ हुआ मैं सोचती थी किसी के साथ नहीं, मेरे साथ जो हुआ। फिर वहाँ पर मैंने बहुत रोती थी जेल के अंदर। तब 2 महिलाएं मेरे को ऐसे पकड़ के ले गए एक बाथरूम में, तो अपने कपड़े खोले। तब मैं कपड़ों में उनको देख रहे, उनके ना स्तनों में करंट शॉट दिया गया था, वो निप्पलों को काट दिया गया था। एक महिला को बहुत ही दर्दनाक तरीके से दिख रहा था, और ऊपर से देखो तो बढ़िया मोटी, बड़ी अच्छी दिख रहे थे। उनका पूरा ना दांतों से कटा हुआ निप्पल ऐसे झूल रहा था। मेरे को देख के बड़ा ये लगा। उसके बाद मेरे को महिलाएं बोले, दीदी आप पढ़े लिखे हो ना, आपके साथ जो हुआ है हमारे साथ भी हुआ, आप क्या सोचते हो, ऐसा शर्मिंदगी मत करो, आप पढ़ी लिखी हो, आप लड़ो, आपको लड़ना चाहिए। तब फिर मैंने एक चिट्ठी लिखा हिमांशु सर को। वो चिट्ठी कैसे लिखी, फिर मेरी चिट्ठियाँ जेल से बाहर लाने लगे। उस चिट्ठी में लिखी थी शायद मैं मरने वाली, क्योंकि मेरे अंदर गुप्तांग में पत्थर डाल देते तो चल नहीं सकती थी, बहुत चलने में मेरे को जेल के अंदर दिक्कत हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मरने से पहले इस बात को बता दूं। फिर एक छोटी सी चिट्ठी मैंने हिमांशु सर के नाम से लिखा। वो चिट्ठी हिमांशु सर को पहुंचा। फिर उन्होंने पूरी जगह उस चिट्ठी को वायरल करके पूरी बताए। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने माना, और ये कॉलिन गुंजालिस सर ने मेरे इलाज के लिए डाले, तो कलकत्ता में मेरा इलाज हुआ, वहाँ से पत्र निकाला गया। तब जाके तो मैं आज इतना आप लोग के बीच में बताए। उस समय भी हिमांशु सर ही, मेरा केस हिमांशु सर ही डाले थे, उस केस को, मेरा केस को भी खारिज किया है। अभी भी डर लगता है अपनी जान जाने का कि अगर कोई मामला, जैसे अगर अब आप मुद्दे उठाते हैं तो डर लगता है कि कुछ हो सकता है? अरे डर नाम का बात ही मत करो, क्योंकि डर काहे का लगेगा बताइए, डर किस चीज़ की लगेगी। अरे डर उसे लगता है जो उस तरह से कायरों की तरह, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले। हमने अपने शरीर को इतना जेला है, केमिकल अटैक हुआ, मेरे पर गाड़ी 2 बार दबाने की कोशिश किया गया। तो मुझे जितना मेरे को मारने की कोशिश करा जाता, जुल्म करते हैं, मेरे को उतनी खुश होती हूँ और उतनी ज़्यादा मेरी ताकत बढ़ती। हम गोलियों के बारूदों के बीच में जूझ रहे हैं, तो डर किस बात है, मरना या जेल जाना। मैं तो सोचती हूँ वो मौत भी नसीब से होती है, जब लड़ते लड़ते अगर हमारे बस्तर के लिए हमारी जान चले जाती है, वो किस्मत वाले को मिलती है। मेरे को वही मौत चाहिए, मैं वैसे ही मरना चाहती हूँ। जेल भी अगर भेजते हैं तो अब भी कोई दिक्कत नहीं। मेरे को डर बोलने से मेरे अंदर में एकदम अजीब सा एक हंसी और वो आता है, डर और कुछ नहीं लगता। क्योंकि हमको डर किससे, इनसे डरें जो लोग जो एक झूठ की बुनियादों पे जी रहे हैं। ऐसे सरकार से डरें जो सरकार में कोई सच्चाई नहीं है। हम अपने सच्चे और उससे लड़ने वाले हैं। हम उस भारत देश के ऐसे नागरिक और ऐसे आदिवासी हैं। तो मैं अगर इस भारत की एक ऐसी नागरिक हूँ, तो भारत देश कभी किसी से नहीं डरा है, लेकिन सत्ते में बैठे लोग भारत देश को ऐसा बनाएं। मैं उस देश की हूँ, तो मैं डरूंगी कैसे, नहीं डर सकती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।